नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए कोट से शुरुआत करते हैं। यू डोंट ऑलवेज नीड ए प्लान, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपन्स। सो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो जिस चीज़ की भी तैयारी करनी है, कोई गोल अचीव करना है, तो हर बार उसका प्लान हो। प्लान कई बार बदलते भी रहते हैं और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अभी किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली आपको जो है एक्शन लेना है। ओके, इंस्टेंटली एक्शन लेना है तो उस समय सिर्फ एक गहरी सांस लो और अपने ऊपर भरोसा रखो और चल दो बस, और उस काम को करो और जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये अपनी जो सोच है इसको लेकर आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ आप जरूर अचीव करोगे। तो ये चीज़ जो है ये भी एक हुनर है। ये आपके अंदर जो विश्वास की भावना है, कॉन्फिडेंस जो है उसको और मजबूत करता है, और जो रिस्क है ना, रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है उसके रिगार्डिंग जो है आपकी जो एनहांसमेंट है, कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाता है। सो कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि जो भी आप रिस्क लोगे सोच समझ कर ही लोगे, और उसकी जो ड्रॉबैक्स होंगे उसको भी पहले आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप रिस्क लोगे कि हाँ आप जो है उसको झेल भी पाओगे अगर किसी तरीके का लॉस होता है। तो कोई भी अगर टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के प्लान हम बनाते हैं। तो वो प्लान हर बार सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो फिर नए प्लान बनाने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्लान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसा मौका खास तौर पे जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, एग्ज़ाम देने बैठते हो, तो उस समय ऐसी सिचुएशन होती है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने आंसर देने हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कई बार नहीं आता, ठीक है, आपने तुक्का लगाना होता है। तो उस समय ये जो सिचुएशन है आपके सामने होती है, जो कोट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, और ये है सारा का सारा डाटा जो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्रंट पेज से लेके और या स्टार्टअप्स एंड टेक तक जितने भी पेजेस हैं, आज सैटरडे है जिसकी वजह से कुछ पेजेस जो है नहीं प्रिंट होते हैं। तो उस जो पेज आपके यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इसका मतलब वो नहीं छपा है। ओके, इसके अलावा जितने भी पेजेस हैं सभी से हमने न्यूज़ उठाई है और उसको हम एनालिसिस करेंगे। इसको लास्ट में जो है शीशे के सामने वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे, इकोनॉमी का एक कंसेप्ट होगा और एक नक्शा होगा जिसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका आपको आंसर देना है। उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होगी या जिस तरीके की भी उसकी बाउंड्री या किससे टच कर रही है, कहने का मतलब जो भी राज्य आपको मिलेगा वहाँ पर वो कौन कौन से राज्यों के साथ बाउंड्री टच कर रहा है या किस देश के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, कैपिटल क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने वहाँ पर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस से। तो पहला एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट की। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की इंटरव्यू ली गई है, तो जहाँ पर काफ़ी बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा बजट तैयार किया है जो काम करेगा, प्रैक्टिकली काम करेगा, और काफ़ी पैसा जो है हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस बजट के थ्रू भारत में। और जो बैंक्स हैं उनको भी उनके जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर कहा है कि बजट जो है हमने यहाँ पर फोकस किया है कि स्टिमुलस जो पैकेजेस जो हम दे रहे थे उसको हम और बढ़ाएंगे, और इससे जो है एक अलग तरह का बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा इकॉनमी में, कि हम सरकार पैसे देगी इकॉनमी में अलग अलग सेक्टर्स में, और दोबारा से इकॉनमी रिवाइवल की ओर बढ़ेगी, दोबारा से काम शुरू होगा, लोग एम्प्लॉयड होंगे और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इस बार का जो बजट है वो हमारी जीडीपी का जो जीडीपी है 2021-22 का जो बजट है, हमारी जीडीपी का 15.6% के आसपास का खर्चा जो है भारत सरकार करने जा रही है। और अगर जो रिसेंट पास्ट की बात करें तो उस समय 13.5% ऑफ जीडीपी तक का हम खर्चा करते थे। लेकिन अगर 2020-21 वाला जो बजट था, जो पिछला साल गुजरा है, उसको आप छोड़ दो तो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमारा हो गया। तो ये यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का कहना है। तो 17.7% ऑफ द जीडीपी जो है हमारी ग्रोथ गिरने की वजह से बहुत सारा पैसा जो था भारत सरकार को खर्चा करना पड़ा। तो आपने देखा भी होगा पिछले साल जब पैंडेमिक लगा तो काम धंधा बंद हो गया सबका, तो भारत सरकार ने जब इकोनॉमी रिवाइवल करनी थी तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, अनलॉक 1 2 3 4 करके। तो उस समय धीरे धीरे भारत सरकार ने पैकेजेस अनाउंस किए थे जिसको नाम दिया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की राशि बांटी गई थी ताकि जो कि दोबारा से काम शुरू हो पाए।
और आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत सरकार बात करेगी 34% का जो है जंप जो है, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम उसमें अभी कर रहे हैं, जो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा इकोनॉमी को। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फोकस करने जा रहे हैं कि जो हमारे बिग स्पेंडिंग यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार यहाँ पर चला रही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो भारत सरकार यहाँ पर चाह रही है कि हम कोशिश करें कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर पैसा जो है समय पर पहुँचे और दोबारा से अपने ट्रैक पर वो प्रोजेक्ट्स आ जाएँ और समय रहते उनका काम कंप्लीट हो। तो यहाँ पर समय रहते हम चाहते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहुँचे और जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो, यही हमारी प्रायोरिटी है। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें हम रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की, भारत सरकार के पास टैक्स के थ्रू जो पैसा आता है तो वो इतना उत्साही नहीं है, इतना उत्साह भरने वाला नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हम रखें, जो कि जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनको आसानी से जो है अचीव कर पाएँ। और आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने बजट में एक प्रपोजल दिया था कि एक बैड बैंक जो है हम बनाएंगे, या तो हम इसको बैड बैंक बोल देते हैं या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बोल देते हैं, कि जिनका काम होगा कि जो बैंकों का एनपीए है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बहुत सारे बैंक, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक खास तौर पर ऐसे हैं जिनका एनपीए काफ़ी बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बैड लोन बढ़ते जा रहे हैं, कि जो उन्होंने लोन किसी समय पर किसी को दिया था उससे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं वो लोन। ओके, तो अभी उनका कोई सोल्यूशन ढूंढना, नहीं तो सारा पैसा डूब जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि प्रपोजल है कि एक बैड बैंक हम बनाएंगे, जो कि जो बर्डन है बैड लोन्स का बैंकों के ऊपर, सरकारी बैंकों के ऊपर, उसको अभी कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो अगर हम चाहते हैं कि जो क्रेडिट है, जो फ्लो, उसका फ्लो चल रहा है पूरे बैंकिंग प्रणाली में, अगर उसको सही तरीके से रिकवर करना है, तो जो बैड बैंक हैं तो वो जो है पर्टिकुलरली काम करेंगे बैड लोन्स के ऊपर। तो जो बाकी के बैंक हैं उनको हम फ्री रखेंगे कि वो सिर्फ अपना काम करें, जो उनका काम है नॉर्मल रूटीन में। अगर एनपीएस की कोई सिचुएशन है तो उसके लिए जो बैड बैंक बनाया जाएगा या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाएंगी, वो उसके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करके काम करेंगे कि इनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो ऐसे लोन्स होते हैं जिसकी वजह से एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बढ़ते जाते हैं तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। जो नॉर्मल लोन्स होते हैं, जैसे हाउसिंग मॉर्टगेजेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो आम तौर पर जो घरेलू लोन यहाँ पर जो दिया जाता है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर नुकसान या फ़ायदा होता है, तो इससे काफ़ी आगे कम्प्लेक्स होते हैं जो बड़े लोन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो खास तौर पर एनपीए बन जाते हैं। तो इनको टाइम लगता है सोल्यूशन का निकालने के लिए, और एक्सपर्ट लोगों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तभी जो है किसी न किसी तरीके का सोल्यूशन जो है निकल कर आता है। तो सोल्यूशन कैसे निकल कर आ सकता है कि हो सकता है जहाँ तो उसको बेचा जा सकता है, अगर जो बैड लोन है, ठीक है, डिस्काउंट पे उसको आगे सेल किया जा सकता है, जो भी उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो, तो जहाँ फिर वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सकती है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो इसका काम क्या है, अगर कोई केस यहाँ पर जाता है बैड लोन का, तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को या उस बैड लोन वाली यहाँ पर केस को, जो कि वो ये चाहेंगे कि वो बैड लोन और ख़राब ना हो जाए। अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके किसी तरीके से सिचुएशन संभाली जा सकती है तो उसको संभाल लिया जाए। तो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ऐसा नहीं है कि जितने केसेस इनके पास जाते हैं सबको जो है यहाँ पर लिक्विडिटी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। काफ़ी समय यहाँ पर लग जाता है, लिक्विडिटी पहुँचती है, लेकिन ये पूरी पड़ताल करते हैं, पहले जांच पड़ताल होती है, कैसा केस है, क्या आगे सर्वाइव कर पाएगा, ओके, तो किस तरीके की सिचुएशन आगे इसकी है, किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके का जो है कैपिटल ये जुटा पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग लिक्विडिटी की हेल्प जो है यहाँ से होती है। ओके, तो ये कब बनाया गया था इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि हमें एक जो हमारा जो कैपिटल है उसकी कस्टडी के लिए हमें एक किसी न किसी तरीके का कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ओके, जो कि उसके ऊपर फोकस किया जा सके, उसकी कस्टडी जो है उसके अंतर्गत चली जाए। जैसे यहाँ पर बैड बैंक की बात कर रहे हैं, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको हम बेच सकते हैं जो डिस्काउंट रेट के ऊपर, जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू लोन की निकल कर आ रही हो, जितना लोन उठाया हो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट देकर अगर हम बेचेंगे तो हो सकता है कि वो बिक भी जाए, और जो पैसा बैंकों के पास आए तो वो बैंक की जो प्रणाली है वो सर्वाइव करती रहे आगे, बैंक डूबे नहीं। ओके, बैंकों को मर्ज करने की ज़रूरत ना पड़े आने वाले समय में। तो इससे यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि बैंकों को हम यहाँ पर बचा कर चलेंगे कि
वो कहीं पर क्रिमिनलाइजेशन के यहाँ पर एक्शन में ना फंस जाए। ओके, जो उनका काम है वो उन्हीं के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहें। और आगे बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं कि धारणा जो है ना वो ऐसी चलती आ रही है कि जो बैड बैंक है वो जो बैंक हैं उनके द्वारा जो है मलकियत उनकी नहीं हो सकती है, वो उनकी द्वारा जो है ऑनरशिप नहीं हो सकती है बैंकों के द्वारा बैड बैंक की। क्यों? क्योंकि एक बैंक जो है दो काम इकट्ठे नहीं कर सकता कि एक और जो है अपने नॉर्मल जो है रूटीन है वो भी करता रहे, दूसरी और एज ए जो बैड बैंक है उनको भी यहाँ पर ये कोशिश करे कि मेरा बैड डेट जो है उसको भी मैं सेल करूँ, उसके लिए मैं बायर्स खरीदूँ, बायर्स को यहाँ पर ढूंढूँ। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी इक्विटी होल्डर की बात करें, कोई एंटाइटी है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है लोन उठाया गया था, तो उसका कोई होल्डर इक्विटी होल्डर है, तो वो जो उस डेट को खरीदे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसकी कोई योग्यता नहीं निकल कर आती। जिसने मतलब लोन, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसने लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया है वही अभी लोन को यहाँ पर बेचने की, जो उसका बैड लोन हो गया उसको बेचने के भी यहाँ पर प्रावधान ढूंढे, तो ये सेम चीज़ एक ही बैंक करेगा तो वो नहीं बात बन पाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि सेपरेटली होंगे फंक्शन दोनों, तभी जो है अच्छे से हम आगे वर्क कर पाएंगे और टाइमली मैनर में जो है हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और आखिर में क्या बात कर रहे हैं, आखिर में बात करेंगे जो सबसे पहला बैड बैंक बनाया गया था पूरी दुनिया में, वो 1988 में बनाया गया था बाय मेलन बैंक ऑफ पिट्सबर्ग। तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि जो बैड लोन्स हैं उनसे रिलीफ मिल सके। और यहाँ पर बात करें कि अगर जो बैड बैंक है अगर एसेट्स को बहुत ही सस्ते रेटों पर यहाँ पर बाय करता है, खरीदता है जो नॉर्मल रेट हो उसके मुकाबले, तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी बढ़ सकते हैं, नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी जो है प्रॉफिट उनके बढ़कर निकल कर आ सकते हैं। और वही प्रॉफिट जो है बैंकों को दोबारा वापस किया जा सकता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली जो है ना उसको किसी तरीके का झटका नहीं लगेगा और अच्छे से स्मूथली वो काम करते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो अपना स्टेक कम कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पर 50% से कम अपना स्टेक यहाँ पर करना अगर चाह रही है, तो उसके लिए रिफॉर्म जो है ना वो लाने बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि भारत सरकार अपना स्टेक थोड़ा सा कम करे पीएसबी में। 50% से अगर नीचे आ जाता है इसका मतलब है कि भारत सरकार की अब ऑनरशिप इसमें नहीं है। ओके, जो ऑनरशिप किसकी हो जाएगी, जिसका 51% स्टेक होगा बैंकों में। तो इसके लिए रिफॉर्म लेकर आओ, यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं। इससे बैंकों की हालत काफ़ी अच्छी होगी, जितना यहाँ पर कैपिटलाइजेशन चाहिए, जितना पैसा बैंकों में चाहिए वो पहुँचता रहेगा, अच्छे से जो है फंक्शनल एफिशिएंसी मिलेगी। और जो जीएसटी रेट्स हैं, ठीक है, उनको भी आप रैशनलाइज करो। जैसे कल हमने बात की थी कि जो दो स्लैब्स हैं 12 और 18% की, उनको मर्ज करने की बात चल रही है। तो अगर उनको मर्ज किया जाता है तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा इकॉनमी में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर अपना गवर्नमेंट स्टेक कम करती है तो कहने का मतलब यही कि प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है कदम बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर सेक्टर के रिफॉर्म के बारे में। तो वहाँ पर एक मिसिंग लिंक की बात कर रहे हैं, कुछ बातें जो है सही नहीं लग रही हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ऑथर। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि ये वाला जो बजट आया था 1 फरवरी को, तो इस समय एक नया जो है रिफॉर्म बेस आगे जो रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो थी भारत सरकार की ओर से यहाँ पर जारी की गई, जिसको नए तरीके से बनाया गया स्कीम को। तो जिसके तहत 3 लाख करोड़ रुपया जो है ये आने वाले 5 सालों में जो है बांटा जाएगा। ओके, तो ये जो नई स्कीम है एक तरह की सहायता राशि है, सहायता प्रोवाइड करेगी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, जहाँ फिर जिसको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है इसके ऊपर ये फोकस करें। तो इसके लिए जो है आने वाले 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया जो है डिस्कॉम्स को, जहाँ फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उनको दिया जाएगा पूरे भारत में। तो पावर डिस्कॉम जो होती हैं इनका काम होता है, जो आप ट्रांसफार्मर्स देखते हो कि एक जगह से पावर को दूसरी जगह तक आप पहुंचाया जाता है, चाहे कोई गांव है चाहे कोई शहर है, तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का होता है। ओके, डिस्कॉम्स का होता है। और जनरली जो है ये गवर्नमेंट ऑन होती हैं, जो सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो इसको जो है यहाँ पर ऑन करके चलती है। और दूसरी ओर ये जो बाकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो वहीं से मोस्टली जो है राज्य सरकारें बिजली खरीदती हैं, और फिर जब जो इनका ट्रांसमिशन सिस्टम है इससे जो है लोगों के घरों तक जो है बिजली जाती है, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचती है। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें, तो इसलिए भारत सरकार इसको राशि देने जा रही है कि यहाँ पर भी पैसा लगाया जाएगा कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा हो। इसके अलावा बात कर रहे हैं एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की।
तो इसकी भी यहाँ पर श्लाघा कर रहे हैं, काफ़ी प्रशंसा ऑथर ने की है कि एक बहुत बढ़िया ये उपाय है कि जो भी रेवेन्यू लीकेज होता है भारत सरकार को या फिर राज्य सरकारों को, कि बिजली चोरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स जो है अभी ये लगाए जाएंगे। ओके, जैसे आप अपने मोबाइल प्रीपेड आप प्लान लेते हो, उसी तरीके से प्रीपेड यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स होंगे, उसी के हिसाब से जो है आपको जितना आप खर्चा करोगे उसी के हिसाब से बिजली आएगी। और इसके साथ एक नया सिस्टम जो है भारत सरकार अपनाने जा रही है, जिसको हम बोलते हैं फीडर सेपरेशन। तो फीडर सेपरेशन इसको पूरे भारतवर्ष में जो है नेशनली यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चरल और जो नॉन एग्रीकल्चरल जो कनेक्शंस हैं उनको अलग अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को ऑथर जो है सही नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जो सहमति वो नहीं जता रहे हैं। तो इससे होता क्या है, बेसिकली क्यों करते हैं फीडर सेपरेशन, इसका मतलब होता है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे, वहाँ पर किसी तरीके की डिसरप्शन ना रहे। तो डिसरप्शन बेसिकली तभी आती है जब लोड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लोड ज़्यादा होने की वजह से जो है जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई इलाकों में ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शट डाउन हो जाती है, ठीक है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये फीडर सेपरेशन लाया जाएगा। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू सप्लाई रखें। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए अलग से लोड डिसाइड होगा, ओके, तो अलग से फीडर सिस्टम वहाँ पर काम करेगा। तो ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा जो आप सिस्टम यहाँ पर लेकर आ रहे हो, अगर इसको आप 1990s में करते तो फिर कोई सेंस बनती थी। लेकिन अभी हमारे सामने एक इनएक्सपेंसिव डिजिटल मीटर्स हमारे सामने पड़े हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी बात की प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की, तो अगर आप एक और फीडर सेपरेशन लेकर आ रहे हो तो एक और हमारे पास स्मार्ट मीटर्स भी हैं, तो स्मार्ट मीटर्स फिर वो बेकार हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रह जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि जो सोलर पावर कैपेसिटी है तो उसको भी हम फंक्शनल यहाँ भी अभी कर रहे हैं, और 60 गीगावाट जो है अगले साल तक हम यहाँ पर इतनी कैपेसिटी जो है इतनी बिल्डअप कर लेंगे कि इतनी पावर जनरेशन हम सोलर कैपेसिटी से कर पाएंगे आने वाले समय में। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए कि एक बेटर इंटीग्रेशन चाहिए ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। मतलब किस तरीके से इस सोलर पावर एनर्जी को हम जोड़ेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसके साथ। तो इसके तहत जो फार्म और जो नॉन फार्म यूसेज है, इसमें जो है ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन जो है हम नहीं कर सकते और ना ही है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, एक कॉल यहाँ पर कह रहे कि हमें कैपेसिटी क्रिएशन करनी है ग्रिड ऑपरेशंस में, कि उसको भी बढ़ाया जा सके ताकि कि जो पावर स्टोरेज है इसको बढ़ाया जा सके आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो स्मार्ट और प्रीपेड मीटरिंग है, इससे क्या होगा कि टारगेटिंग सब्सिडी जो है इसको बढ़ावा मिलेगा, कि कहाँ कहाँ हम सब्सिडी जो एक्चुअल मायने में जो पहुँचनी चाहिए तो वहाँ तक हम पहुँचाए जाएँ, उसको पहुँचाएँ वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जिसमें क्या होता है कि जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें पैसे चले जाते हैं जो भी सब्सिडी भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने प्रोवाइड करनी होती है। तो ये बात जो है जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो वहाँ पर भी स्ट्रांगली इसको बोला गया है कि आप ये काम करें, जो है टारगेटिंग सब्सिडी आप ढूंढें, वहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करो। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं जो पावर टैरिफ, जो बिजली की दरें होती हैं, जैसे आप देखो पर यूनिट जो कॉस्ट निकल कर आती है बिजली की, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिसाइजेशन इसका हो जाता है, जिसके तहत ये दरें भी बढ़ाती रहती है सरकारें, खासतौर पर जो राज्य सरकारें होती हैं, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो वो बहुत कम रह जाते हैं। 4 ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो टैरिफ वगैरह लगा के रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं राज्य सरकारें, जो कि जीएसटी से बाहर है। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करने की बात कर रहे हैं कि पावर टैरिफ जो बढ़ जाते हैं तो इसके ऊपर फोकस करना। इसके अलावा जो लापरवाहियाँ बरती जाती हैं कि जो अनबजटेड सब्सिडीज़ दे दी जाती हैं, जो एक बजट तैयार किया उसमें बताया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा कि ये इतना बजट जो है सब्सिडी के लिए, लेकिन क्या होता क्या है जब इलेक्शंस का समय आता है तो उस समय अलग तरह की नई नई स्कीम्स या नए नए सब्सिडीज़ जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दी जाती हैं। तो कहने का मतलब, जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर से काम चलता है, तो वहाँ पर कई राज्य सरकारें काफ़ी छूट दे देती हैं बिजली में, मतलब काफ़ी कम कर देती हैं दरें, कई बार माफ़ ही कर देती हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिजली का बिल ही माफ़ कर देती हैं। तो ये सिचुएशन भी आ जाती है, और जिसके चलते क्या होता है कि पावर सेक्टर बर्बाद होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर क्राइसिस जो है आने शुरू हो जाते हैं। और
जिन चीज़ों की नहीं भी ज़रूरत होती वो चीज़ें राज्य सरकारें कर देती हैं। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो डिस्कॉम है, तो इसके बारे में पहले भी काफ़ी बातें चलती रहती हैं कि इनको कैसे हम जो है इनमें जो है इम्प्रूवमेंट इनमें लाई जा सके, कैसे इनको और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो मीटरिंग का जो यहाँ पर कंसेप्ट लेकर आए हैं, तो इसकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट्स हैं तो वहाँ पर भी इसकी काफ़ी ज़रूरत है। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं किराएदार के तौर पर, एक सिंगल मीटर को वो यूज़ कर रहे होते हैं पूरी बिल्डिंग में। तो इस तरीके से अगर उसको भी आप डाइवर्सिफाई करोगे तो वहाँ पर भी जो मीटरिंग है उसको अच्छे से लगाते हो तो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है सरकार के पास जाएगा। तो जो लैक ऑफ मीटरिंग है तो उससे जो है क्या होता है कि जो सब्सिडी जो आप दे रहे हो, ठीक है, तो उससे किसी गरीब का नुकसान ना हो। मतलब जिसके लिए सब्सिडी है, जिस गरीब को देनी है उस तक तो पहुँचे, लेकिन होता नहीं है। सब्सिडी जिस तक नहीं भी पहुंचनी होनी होती है वहां तक भी सब्सिडी जारी होती है। तो ये भी सिस्टम अभी है पावर सिस्टम में, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो जितना हम अपग्रेड करेंगे उतने तरह के जो लॉसेस है डिस्ट्रीब्यूशन में वो कम होंगे। बेटर ट्रांसफार्मर्स हमें चाहिए, जो सीरीज कैपेसिटर्स है वो हमें चाहिए, और ऑटोमेटिक जो वोल्टेज बूस्टर्स हैं वो भी हमें चाहिए अच्छे क्वालिटी के, जो कि अच्छे से काम करें और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इसको और बढ़िया तरीके से आगे लेकर जा सकें। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं नॉट एन अनवाइज स्लाइट ऑफ हैंड। सो कहने का मतलब है भारत सरकार चाह रही है कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है उसको हम डबल करें। तो उसकी इसी के बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है कि किसी समय में भी ये चीज़ जो है हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, उसके ऊपर उसको बूस्ट करके लेके आना। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए एग्रीकल्चर में। तो आगे बात कर रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो हो सकता है कि 23% के हिसाब से जो है रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है फिजिकल ईयर 2021 का उसके मुकाबले 23% के हिसाब से बढ़ेगी, और जो है 39,000 करोड़ का यहाँ पर जो आउटले है यहाँ तक पहुँच जाए। ये यहाँ पर एस्टिमेशन है, ओके। इसके अलावा और जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 28% का ड्रॉप भी देखने को मिला है जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स है, जो बजटरी एस्टीमेट्स है इसके मुकाबले। तो होता क्या है कि एक बजट एस्टीमेट होता है कि हम इतना खर्चा करेंगे, इतने साल में इतना पैसा लग जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना पैसा जुटाना है। एक होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट जो बदलता रहता है समय की सिचुएशन के हिसाब से। तो 28% का ड्रॉप जो है देखने को मिला है, जो एक्चुअल में जो यहाँ पर पहुँचता है पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए और जो बजट एस्टीमेट होता है उसके मुकाबले। और इसके आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लगातार जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो आने वाले 3 सालों में 1200 करोड़ के हिसाब से जो है वो बढ़ेगी, और ये यहाँ पर गिर भी सकती है। ये जो 1200 करोड़ की राशि है इससे कम भी हो सकती है अगर महंगाई बढ़ी तो आने वाले समय में। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल मिशन जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चला रही है, कैप्चर अंडर द कैच ऑल बजट आइटम, जिसको यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया है, तो इसके तहत भी फिजिकल ईयर 2022 में 13,408 करोड़ जो है इसका आउटले जो है ये रिसीव हो सकता है। ठीक है, इतना पैसा जो है रिसीव हो सकता है, इसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है तो इसमें 28% हाइक जो है जो फिजिकल ईयर 2020-21 का जो रिवाइज एस्टीमेट है उसमें देखा जा सकता है उसके मुकाबले। लेकिन 14% का यहाँ पर सिर्फ 14% का इंक्रीज यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर फिजिकल ईयर 2019 की फिगर्स को हम इसको कंपेयर करें 2021 के साथ तो, और इसको बहुत ही छोटा इंक्रीज जो है कहा जा रहा है। और आगे बात कर रहे हैं कि 2 और आइटम्स हैं जहाँ पर हमें अच्छे से जो है पड़ताल करने की ज़रूरत है, जहाँ पर रिडक्शन जो है भारत सरकार करने जा रही है। पहली बात करें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उसके तहत जो एलोकेशंस की जाती हैं तो उसमें भी 414 करोड़ का जो है इसमें कमी की गई है अगर इसको कंपेयर करें 2019 के फिजिकल ईयर से। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसका जो टारगेट है उसको एनहांस किया जाएगा, जो कि 16.5 लाख करोड़ के आसपास का होगा। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट सब्सिडी से जो आउटले निकल कर आता है उसमें भी 364 करोड़ की कमी जो है देखने को मिलेगी फिजिकल ईयर 2022 में। तो ये भारत सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल ईयर 2021 की, तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो जो FCI है, इसका भी 3.33 लाख करोड़ का जो कर्जा है ये इकट्ठा हो चुका है। तो इससे ये चीज़ नज़र आती है कि सरकार ने
पिछले समय में पिछले सालों के जो बजट आते थे वहाँ पर जो फूड सब्सिडी आउटले जारी की जाती थी उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया बजट डॉक्यूमेंट्स में, उसको छिपा कर रखा। तो अभी यहाँ पर जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है वो 3.33 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है एफसीआई के ऊपर। तो इसमें बेसिकली जो सब्सिडी के ऊपर जो फूड दिया जाता है, जो आप राशन के स्टोर्स में देखते हो, तो वो सारा का सारा एफसीआई से ही उठाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और फिर बाद में फ्री या बहुत कम दामों में जो है वो आगे जो कंज्यूमर्स हैं उनको दिया जाता है, जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके जो अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो कार्ड्स बनाए जाते हैं उनके उसके हिसाब से जो है उनको जो राशन मिलता है। तो ये जो इसमें राइस देखने को मिला है 3 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी में 2021 का जो फिजिकल ईयर का जो रिवाइज एस्टिमेट है, तो उससे यहाँ पर हेल्प मिलेगी कि जो ड्यूज है, ठीक है, उनको यहाँ पर सेटल किया जा सके। और यहाँ पर आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि बजट फिगर्स में भी आप अच्छे से बताओ कि क्या सिचुएशन चल रही है अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी अगर बात करें तो किस सिचुएशन से ये गुजर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी भारत सरकार को रखनी चाहिए। और आगे बात करें कि कोई भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है भारत सरकार से पूछ सकता है कि भारत सरकार जो उनकी ऑफ बजट बोरोइंग्स है, जो बजट के अलावा जो बाहर से मार्केट से उधार लेते हैं, वो अभी उसको कैसे यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। तो अगर बात करें 2020-21 का जो बजट था, 2020-21 का जो साल गुजरा है, जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, तो काफ़ी कुछ सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा बांटा है इकोनॉमी में। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा कि जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट नंबर्स है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, वित्तीय घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो 9% के ऊपर चला गया है। लेकिन कभी कभार हम इसको 3.5% के आसपास मेंटेन करके चलते थे, जो कि आज काफ़ी ऊपर चला गया है। तो इससे काफ़ी लोगों की आंखें जो हैं खुली रह गई हैं। तो इसके लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पर जो है हेल्प मिल सकती है अगर भारत सरकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक लेस एम्बिशियस यहाँ पर स्पेंडिंग प्लान जो है लेकर आ रही है भारत सरकार। तो उसके लिए एक सिनेरियो बनाना होगा आने वाले समय में, जो फिजिकल डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आने वाले समय में उसको कम करने के लिए भारत सरकार को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी टेक्निक को अपनाना होगा, जिस तरीके से एक फिजिकल डेफिसिट भी मैनेज हो और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी जो है उसको भी मैनेज करके चले। और इसके अलावा बात करें कि हमने फिजिकल डेफिसिट तो काफ़ी बढ़ा लिया है कि भारत सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस जो है उसको काफ़ी पंप किया है, लेकिन आगे बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में जो नया पैसा जो आया है ना वो बहुत कम आया है मार्केट में। हालांकि भारत सरकार ने दावे काफ़ी बड़े किए हैं, तो उसके हिसाब से जो नया पैसा है बहुत कम आया है। और आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, जो यहाँ पर जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल जो फूड सब्सिडी हैं, तो उसके रिगार्डिंग इसको अगर फंड करते हैं तो उसको यहाँ पर वेस्टफुल कहने से भी यहाँ पर झिझकती हैं। तो कहने का मतलब कि नहीं चाहती कि इतनी फूड सब्सिडी जो है दे दी जाए, लेकिन जो इस ईयर की जो सिचुएशन है अगर उसको देखा जाए तो वो भी यूनिक निकल कर आई है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि उन्होंने यहाँ पर कम्पीट करने की कोशिश की है कि सिचुएशन को संभाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देने की कोशिश की है जिनको ज़रूरत है। खासतौर पर अगर फूड सब्सिडी की अगर बात करें तो जो कि खाना जो है वो मुहैया हो सके पॉपुलेशन को। सिचुएशन ही ऐसी थी इस साल की। और इसके अलावा बात करें कि एक 60 बिलियन यहाँ पर फूड सब्सिडी जो है बिल इन बजट 2021, तो ये इतना बड़ी राशि जो है यह फूड सब्सिडी के लिए जो दी जा रही है जो बजट 2021 का उसके तहत, तो ये किसी सही समय की निशानी तो नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से इतना खर्चा भारत सरकार का फूड सब्सिडी के तौर के ऊपर ही हो गया। और आगे बात करें कि काफ़ी लोगों ने भारत सरकार के जो बजट है उसको क्रिटिसाइज भी किया है कि भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर कोई खास फोकस नहीं करके दिखाया। पिछले साल का जो बजट था उसमें भी ये चीज़ थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मनरेगा के तहत जो एलोकेशन होती है काम की, उसमें भी काफ़ी कटौती कर दी थी। तो उसमें 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी बजट में, जो राशि जारी की जाती है मनरेगा के तहत। तो कल भी हमने मनरेगा के बारे में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि काफ़ी जो है कम काम मिला है राज्यों में जो वर्कर्स हैं उनको मनरेगा स्कीम के तहत। तो क्रिटिक्स ने यहाँ पर बातें कही हैं कि भारत सरकार हंसे भी है कि जो भारत सरकार है वो 1.11 लाख करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, ठीक है, कोविड-19 के समय ये राशि तब जारी कर रही थी उस समय कि हम जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जो इतना पैसा जो है वो देंगे।
तो इसमें क्या हुआ कि जो फिस्कल ईयर 2020 था उसमें 55% का हाइक देखने को मिला, जो पैसा भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत जो जारी किया था। और जो इस साल की यहाँ पर एलोकेशन है वो 73,000 करोड़ है। ओके, सिर्फ 1300 करोड़ ज़्यादा है जो एक्चुअल में फिस्कल ईयर 2020 में था। तो इससे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये चीज़ नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ना किसी तरीके से जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत जो रोजगार मिलता है जो गांव के लोग होते हैं, तो उसको किसी ना किसी तरीके से डिसमिस करना चाहती है, जिसको कि कहा जाता है कि सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक टूल के तौर पर काम करता है रूरल एरियाज़ में। तो कल मैंने क्वेश्चन भी किया था कि जो मनरेगा के तहत जो काम मिलता है, मैक्सिमम कितने दिनों की गारंटी का यहाँ पर योजना होती है कि इतने दिन का आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है। तो आज भी मेरा सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। और आगे बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये राइट स्ट्रेटजी हो, अच्छी स्ट्रेटजी के तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा हो। तो जैसे यहाँ पर बजट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि बजट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश किया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स है वो क्रिएट कर सके। जैसे यहाँ पर बात करें कि 26 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी 2004-05 का जो बजट था उसके अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी काफ़ी बड़े थे। ओके, 50 मिलियन तक पहुँच गए थे 2011-12 तक, और जिससे कि यहाँ पर जो भारत की 1/10 जो यहाँ पर वर्क फोर्स थी वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर निकल कर आती थी उस समय। और आगे बात कर रहे हैं कि सिर्फ 5 मिलियन यहाँ पर नए कंस्ट्रक्शन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की गए हैं उस समय से लेके 2017-18 तक। ओके, 2011-12 से लेके 2017-18 तक सिर्फ इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और जो 2021 का जो बजट है इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है कैपिटल स्पेंडिंग में, और 2.5% ऑफ द जीडीपी यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। और 2010 और 10 से लेकर 19 तक जो बजट तैयार किया गया था, स्पेशली इसके तौर जो स्पेंडिंग थी, ओके, जॉब्स क्रिएशन के तौर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो स्पेंडिंग थी उसमें वृद्धि मिली है। तो पहले सिर्फ 1.7% थी जो कि 2010 से लेकर 2019 तक का जो यहाँ पर बजट था। तो इससे भी हमें जो है एक तरह की जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसमें भी रिवाइव करने का एक अच्छा खासा जो है एक रास्ता मिलेगा, अगर भारत सरकार ने यहाँ पर बजट में 2.5% और जीडीपी यहाँ पर खर्चा करना है तो। और आगे बात कर रहे हैं कि जॉबलेसनेस के अलावा यहाँ पर भारत सरकार ने फोकस नहीं किया, इसके ऊपर यहाँ पर क्रिटिसिज्म हुआ है। इसके अलावा जो बजट 2021 का उसको यहाँ पर इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है इसके ऊपर भी जो है भारत सरकार फोकस कर रही है। ओके, व्यापार में अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करके चलना है, तो इसके लिए यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है। जो बाहर से इम्पोर्ट कोई भी चीज़ की जाती है तो उसको महंगा कर दिया जाता है, ताकि कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है अगर वो भी वो प्रोडक्ट बना रही है तो उसका पहले बिके भारत में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो इंडिया का एवरेज अप्लाइड टैरिफ रेट है वो 13.5% जो है 2014 में था, वो 17.6% 2019 में हो गया। मतलब कि हमने इम्पोर्ट टैरिफ काफ़ी बढ़ाए हैं, जिससे कि हमने अपने ट्रेड को प्रोटेक्शन करने के ऊपर फोकस किया है। तो बजट यहाँ पर ड्यूटीज़ को रेस कर दिया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से निकल कर आते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स से निकल कर आते हैं, लेदर या फिर ऑटो पार्ट से निकल कर आते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसी आइटम्स हम मंगवाते हैं ना, तो यहाँ पर भारत सरकार ने इम्पोर्ट टैरिफ काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे क्या होता है अगर यही आइटम्स भारत में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाती हैं तो भारतीय लोग पहले उनको खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती मिलेंगी, और जिसके ऊपर भारत ने जो बाहर से मंगवानी थी उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो वो महंगी हो जाएंगी। तो कोई भी महंगी चीज़ खरीदना पसंद नहीं करेगा, सबको सस्ती चीज़ चाहिए, और भारत की ही बनी हुई चीज़ सस्ती हो जाएगी, लोग उसको खरीदेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म का फंडा अपनाकर चलना व्यापार में। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो 2016-17 का है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है एक केस देखने को मिला है कि मेकिंग इंडिया ए हब ऑफ लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इस तरीके का हमने एक हब बनानी है भारत में। तो बजट 2021 का यहाँ पर इसमें भी जो है टैरिफ जो है इम्पोर्टिंग लेदर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। इससे जो भारत का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसको भी हार्म हो सकता है, उसकी वायबिलिटी को भी हार्म हो सकता है आने वाले समय में। तो अगर बात करें बांग्लादेश और वियतनाम की, तो ये अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। अगर लेदर इंडस्ट्री की ही बात करें, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें, तो इस इंडस्ट्री में, तो कहने का मतलब अगर हम किसी का बना हुआ माल अपने यहाँ पर नहीं उतरने दे रहे, वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, तो अगर वहाँ पर हम अपना माल भेजेंगे तो वो भी फिर ऐसा ही काम करेंगे, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये भी हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सस्ती चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर में। तो हमें इनके साथ भी कंपटीशन करना है और उसके हिसाब से अपनी मार्केट को डिज़ाइन भी करना है। और आगे बात कर रहे हैं कि इस साल का जो
यहाँ पर ड्यूटी हाइक्स लगाए हैं, प्योर ड्यूटी बढ़ाई है, वो कम प्रोटेक्शनिस्ट हैं अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो। पिछले साल जो सीतारमण जी थे उन्होंने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी 30 से 50% तक 40 आइटम्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो कंबाइंड इंपोर्ट वैल्यू निकल कर आती थी वो थी $20 बिलियन की। तो इंपोर्ट टैरिफ जो हमने यहाँ पर खासतौर पर जो बिग टिकट आइटम्स थी जैसे टॉयज़, ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, जैसे 20 से 60% तक वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इसके अलावा और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थे, फर्नीचर थे, फुटवेयर थे, इसके ऊपर भी 20 से 60% के ऊपर तक का हमने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इसके अलावा जो बजट 2021 का है तो उसमें यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर, वहाँ पर यहाँ पर फोकस किया गया है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इसके ऊपर फोकस किया गया है कि बढ़ाई जाएगी। तो इसके अलावा जो FCI के जो डेट हैं उसको भी रीपे करना है, तो उसके ऊपर भी भारत सरकार खर्चा कर रही है इस साल, जो कि हमने पढ़ा 3.3 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है FCI के ऊपर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसमें अभी जो है लिमिटेड इंक्रीज जो है हमें यहाँ पर जो है सजेस्ट किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत जो है ना, आफ्टर ऑल हमें इसको आगे मूव करना है, इसको आगे लेकर जाना है। तो भारत को ट्रेड के लिए हमने बंद नहीं करना है, इसलिए हम कस्टम ड्यूटीज़ को अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर व्यापार जो है व्यापार को आगे प्रगति देनी ही देनी है। ओके, ऐसे नहीं करना। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो भारत सरकार कुछ समय तक लगाती है, फिर उसको बाद में हटा भी देती है, मतलब व्यापार को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वी हैव नॉट रिकूप्ड आवर ग्लोबलाइजिंग मार्च ऑफ 2000 येट, बट लैक ऑफ फर्दर रीग्रेस मस्ट बी नोटेड। अभी हम दोबारा जो पिछले समय तक हमने ऊंचाइयों को छुआ है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, हमें दोबारा वहाँ तक पहुँचना है, दोबारा से ग्रोथ को अपनाना है और आगे की ओर भारत को लेकर जाना है। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की जो फिजिकल सपोर्ट के जो मेजर्स हैं, ठीक है, उसको वो बिल्कुल सही है, जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर इंश्योर करके हम चल रहे हैं। तो कुछ मेजर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर दी हैं कि जो हमारा बजट है डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है, और जो कोर पिलर्स हैं बजट के रिफॉर्म्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं नए, और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको हम प्राइवेटाइज करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो बीजेपी की थिंकिंग है उसके साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। इसके अलावा जो एलोकेशंस हैं डिफेंस, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट और MSMEs, इनके लिए भारत सरकार ने पहले भी काफ़ी पैसा दिया है, अभी भी इस बजट में भी काफ़ी पैसा जो है भारत सरकार दे रही है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लेकर आई गई है बजट में। फूड सब्सिडी जो है उसको बढ़ाया गया है, जैसे हमने अभी बात की कितनी बढ़ाई है फूड सब्सिडी। FCI के जो लोन है, कर्जे हैं, उसको सही करना है, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ओपोजिशन का अटैक है कि फॉल्स नैरेटिव बनाए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अक्यूज कर रही है कि जो क्रोनीज निकल कर आ रही हैं। ओके, बहुत सारे जो स्टेप जहाँ पर निकल कर आने चाहिए थे, जैसे भारत सरकार कह रही थी कि फार्मर की इनकम डबल करनी है 2022 तक, तो उसके तहत जो है सही काम जो है नहीं हो पा रहे हैं भारत सरकार से। तो बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव से, ये ओपोजिशन का कहना है। तो अब अभी आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट जो फ्रंट पेज की न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर भी अभी हमने कल डिस्कस किया था कि जो कार्स थी, ठीक है, वहाँ पर डबल उनकी जो है सेल्स हमें देखने को मिली। तो ग्रेजुअली ग्रोथ जो है, रिकवरी जो है बढ़ती जा रही है। जो दिसंबर की फैक्ट्री आउटपुट निकल कर आई है काफ़ी बढ़िया वहाँ पर देखने को मिला है, रिजल्ट देखने को आया है। इसके अलावा जो रिटेल इन्फ्लेशन है तो वो भी जो है अभी 16 महीने की कम यहाँ पर चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन कहने का मतलब महंगाई में भी यहाँ पर काफ़ी फॉल देखने को मिला है। तो ग्रेजुअल रिकवरी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। शार्प फॉल जो है इन्फ्लेशन, खासतौर पे जो वेजिटेबल्स है, फूड आइटम्स हैं, वहाँ पर देखने को मिला है। जहाँ पर इसके अलावा जो कंपनसेटेड, इसके अलावा जो हायर फ्यूल प्राइसेस हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इनके ऊपर भी कंपनसेशन किसी ना किसी तरीके की दी जाए, ताकि कि इनके प्राइसेस भी कम हो। इसके अलावा जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, जो पैसेंजर व्हीकल सेल है वो बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, GST मोपा इंडिकेटिव जो रिवाइवल है वो देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो भी काफ़ी बड़ी है, अब फॉर 4th स्ट्रेट मंथ, मतलब 4 महीने लगातार हो गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो बड़ी है। इसके अलावा जो IIP है तो वो भी जो है जो फरवरी 2020 का यहाँ पर था वही सेम अभी तक चल रहा है। तो IIP का क्या फुल फॉर्म होता है इसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, हम जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। सो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट करें प्रतिदिन। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जो है जनवरी के हिसाब से फरवरी में यहाँ पर चल रही है, काफ़ी अच्छा खासा जो है रिकवरी देखने को मिल रही है।
सो एक क्वेश्चन बताइए, जब भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं भारत में तो किस इंडेक्स के हिसाब से करते हैं? ओके, क्या वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है? तो किस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम इन्फ्लेशन को मेजर करके चलते हैं? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था आईआईपी के बारे में, तो उस आईआईपी का क्या फुल फॉर्म है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन से मंत्रालय के तहत ये आईआईपी जो है ऑपरेट होता है, इसके बारे में भी बताइए। तो आगे जो न्यूज़ है ये भी फ्रंट पेज से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर बात करें कि जैक को और 99 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन उसमें से नहीं है। तो जैक कौन है? जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं, और ट्विटर का डिस्प्यूट चल रहा है भारत सरकार के साथ, टसल चल रहा है। तो इसका एक कॉम्पिटिटर भी जो है भारत में उभर कर सामने आ रहा है, जिसको हम कू ऐप बोल रहे हैं। ओके, उस पर उसके भी जो फॉलोअर्स है काफ़ी बढ़कर सामने आ रहे हैं। तो ट्विटर को लोग यहाँ पर काफ़ी हैशटैग चल रहे हैं कि इसको या तो बैन किया जाए, या इसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर काफ़ी कम हो रही है। तो टसल यही था कि जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी हैशटैग, काफ़ी हैंडल्स ट्विटर के ऐसे चले जिसको भारत सरकार ने बोला कि इसको आप बंद करो। तो इसको काफ़ी डिले कर दिया ट्विटर ने करते करते, तो जिसके तहत जो है नाराज़गी जो है वो पैदा होनी शुरू होगी भारत सरकार में ट्विटर के प्रति। और जो भारत के जो लोग हैं वो उनकी भी नाराज़गी जो है काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी इसका जो दूसरा राइवल है ट्विटर का भारत में, उसकी ओर जो है लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो खैर वो अलग बात हो गई। अभी क्या बात चल रही है? अभी बात चल रही है कि जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने एक यहाँ पर टीम बनाई है एक अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ, जिसका नाम है शॉन कोरे कार्टर। तो ये एक जिनको पॉपुलरली JZ के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों मिलकर एक बी ट्रस्ट जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं, जिससे वो क्या करेंगे, जो बिटकॉइन जो आपने, जैसे हमने कल भी इसके बारे में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसको यहाँ पर फंड करने की एक जो है ना एक तरीका, एक ट्रस्ट तैयार करेंगे जिससे इसको फंडिंग होती रहे। तो ये यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा भारत और अफ्रीका की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की जो है वो डेवलपमेंट की जा सके, इसलिए यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। तो एक तरह की ब्लाइंड इररिवोकेबल ट्रस्ट के तौर पर इसको डिज़ाइन किया जाएगा। स्टार्टिंग में दोनों जैक डॉर्सी और जो शॉन कोरे कार्टर है, दोनों मिलकर जो है 500 बिटकॉइंस जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इस जो बिटकॉइन ट्रस्ट है इसमें। ओके, तो इसकी और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि $2.5 मिलियन का यहाँ पर बिटकॉइन ट्रस्ट तैयार किया जाए। शुरुआत जो है 500 बिटकॉइन से शुरुआत की गई है। मिशन यही है कि जो बिटकॉइन को एक इंटरनेट की करेंसी बनाई जाएगी आने वाले समय में। तो 3 बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉमिनेशन उनको एक्सेप्ट किया जाए। इसके अलावा जो क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, तो यहाँ पर कोशिश करने जा रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर भारत में हैं इनको भी यहाँ पर जो है लेकर साथ में आगे बढ़ा जाए। और दूसरी ओर जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, बैन करने की कोशिश कर रही है। बैन करने के लिए बिल तैयार हो चुका है कि जो जितने भी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इसके अलावा जितने भी तरह की और क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उसको हम बैन करेंगे और एक अपनी जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज है। तो यहाँ पर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च किया तो फ्रंट पेज ही नहीं खुला, जो होम पेज खुलता है गूगल का वही नहीं खुला। तो यहाँ पर बात करें कि इमेजिन करो कि वर्ल्ड गूगल के बिना कैसे होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी जो है कंप्लेंट्स यहाँ पर देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया में। 5 बिलियन से ज़्यादा क्वेरीज देखने को मिली एक दिन में कि लोगों का जो होम पेज है गूगल का वही नहीं खुला। तो ये रियलिटी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि इस गूगल का जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो है एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। क्यों स्टैंड ऑफ चल रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसके तहत जो भी ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स होंगे न्यूज़ के कंटेंट के लिए, मतलब जो भी अखबारें बनती होगी या फिर जो खुद यहाँ पर न्यूज़पेपर के लिए खबरें इकट्ठी करते हैं, बनाते हैं, गूगल का करता है, सिर्फ वहाँ से न्यूज़ उठाकर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चला देता है। तो उसका कोई रॉयल्टी वगैरह भी जो है उन पब्लिशर्स को नहीं देता है। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड यही काम करता है गूगल। तो अभी जो यूके के कुछ नेशन जैसे फ्रांस है, वहाँ पर भी एक लॉ बना दिया गया है कि आपको पब्लिशर्स को पैसे देने होंगे। तो यही लॉ ऑस्ट्रेलिया ने भी बनाया है। तो इसी के तहत स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ये इस तरह की हरकत जो है गूगल के द्वारा यहाँ पर की गई है कि उसका पेज ही नहीं खुला, ओके, काफ़ी लोगों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह की सिचुएशन बना दी गई है। तो इसके अलावा बात करें कि गूगल यहाँ पर 95% जितनी भी इंटरनेट सर्चेस होती हैं 95% गूगल से होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है लोग गूगल के ऊपर ही, अगर किसी तरह की नॉलेज वो लेना चाहते हैं तो। और आगे जो न्यूज़ है ये है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज से। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, एक कमेटी बनाई थी कि फार्म लॉस के रिगार्डिंग फार्म यूनियन से आप मीट करो और इसका हल ढूंढो।
तो 22 फरवरी को वो यहाँ पर मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी, 22 फरवरी को ये फार्म यूनियन से यहाँ पर मीटिंग करेंगे जाकर, और जितने भी यहाँ पर फार्मर यूनियंस होंगी या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जहाँ सीनियर ऑफिशियल होंगे स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के, जहाँ प्राइवेट मंडीज़ के, तो उनके साथ मिल बैठकर जो है फार्म लॉस की डिस्कशन की जाएगी और जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और जो आगे न्यूज़ है ये एटी मार्केट्स वाले पेज से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो जितनी तरह की बुराइयां बैंकिंग प्रणाली में निकल कर आती हैं तो वो उन सब का इलाज नहीं है ये बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन। तो ये बहुत पुरानी यहाँ पर मिथ चली आ रही है कि जो अगर ऑनरशिप बिहेवियर में अगर बदलाव होता है तो काफ़ी चेंजेस जो है हो सकते हैं। तो सभी बीमारियों का इलाज बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं है बैंकिंग प्रणाली के तहत। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी क्यों बात यहाँ पर ये करेगी कि गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है कि 2 बैंकों को यहाँ पर प्राइवेटाइज वो करने जा रहे हैं, जिसमें एक आईडीबीआई का उन्होंने नाम लिया है, बाकी बैंकों का अभी नाम नहीं लिया है। इसके अलावा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसको ये 2021-22 के बजट में बोल रहे कि इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और इसी के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ओके, तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी तरह की एसोसिएशन है बैंक एम्प्लॉयज़ की और ऑफिसर्स की, इन्होंने एक तरह का इसको अपोज किया है, इस जो गवर्नमेंट यहाँ पर काम करना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, तो इस अपोज भी किया है। तो कहा है कि आने वाले समय में एक ऑल इंडिया स्ट्राइक जो है ये करेंगे बैंकों की 15 और 16 मार्च को, अगर भारत सरकार जो है इस फैसले को वापस नहीं लेती है। तो मतलब कि विरोध अभी होना शुरू हो गया है, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं बैंकों के, उनकी जो एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा। तो इसका नाम है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें इन्वेस्टर्स की, तो उनमें खुशी की लहर है। उन्होंने जब ये प्रपोजल सुना भारत सरकार से तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो बैंकिंग प्रणाली अच्छे से चलेगी, अगर प्राइवेट स्टेक के पास ज़्यादा शेयर चला जाता है तो जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ पे काफ़ी कुछ जो था अच्छा देखने को मिला, बैंक में मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिला, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर देखने को मिली। तो 2544 पॉइंट के हिसाब से बैंक उस समय जब बजट अनाउंस हुआ था उस समय इतना ज़्यादा जो था बैंक में उछाल देखने को मिला था, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ पर उछाल देखने को मिला था। और आगे जो न्यूज़ है यह है इकोनॉमी मैक्रो एंड मोर वाले पेज से। तो यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ठीक है, भारत सरकार में, तो उन्होंने यहाँ पर बात की कि जो फार्म लॉज हैं वो मार्जिनल फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो भी आप सुन रहे हो वो सभी तरह की अफवाहें हैं, वो सच नहीं है। ये बात कही है। तो क्या नाम है उनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का? इंपॉर्टेंट है, केवी सुब्रमण्यम, याद रखिएगा नाम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से और कॉमन नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंटेंशन जो है फार्म लॉज की बिल्कुल क्लियर है कि स्मॉल फार्मर्स को हमने एम्पावर करना है, और जिस तरीके की भी हम कोशिश करें उनको हम सपोर्ट कर पाएँ वो हम करेंगे। तो इसके अलावा जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके यहाँ पर उनके पास ऑप्शन है कि अपना जो भी वो फसल बीजते हैं, जो भी वो अपना प्रोडक्शन निकाल कर लेकर आते हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट मार्केट कमेटी जो मार्केट्स बनी हुई जिनको हम मंडी बोलते हैं, उनके बाहर भी जाकर वो बेच सकते हैं। जो प्राइवेट होल्डर होगा उसको भी आप बेच सकते हो। बस ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये क्यों किया गया है कि आपको अच्छे प्राइस मिल जाएं अपनी प्रोड्यूस के, जो भी आपने बीजा है, जो भी फसल आप लेकर आए हो। ओके, तो जो स्मॉलर फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि मंडी में सही भाव नहीं मिलता है, ठीक है, उनको जितना भाव मिलना चाहिए, अगर कोई एक फसल बीजी है तो बेचारा पता नहीं कितनी मंडियों में घूमता है, फिर जाकर कहीं पर देखता है कोई अच्छा भाव 1 या 2 रुपये भी ज़्यादा मिले तो फिर वहाँ पर बेच देता है। लेकिन ये भी हर एक छोटे फार्मर की बस की बात नहीं होती। हर एक छोटा फार्मर बेसिकली कोशिश करता है कि नज़दीकी जो मंडी हो वहीं पर जाके जितना मिल जाए दे हो, बस जितना गुजारा हो कर लो। इसके अलावा जो फार्म लॉज हैं अभी कोशिश कर रहे हैं कि तरह के ऑप्शन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को, ताकि कि आपको एक अच्छा सिनेरियो, अच्छी मार्केट आने वाले समय में मिल सके। तो ये जो न्यूज़ है ये है कंपनीज वाले पेज से। तो यहाँ पर बात करें जो कंज्यूमर्स हैं, ख़ासतौर पे जो कार जो बाय करते हैं, जिनको जो वॉइस असिस्टेंट काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे फीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी सारा डाटा जो है वो जाता है वॉइस असिस्टेंट के थ्रू। तो उनको अभी कंज्यूमर को चाहिए अब कि अपनी डाटा अवेयरनेस है कि उनको बढ़ाएं, अगर अपने व्हीकल को ज़्यादा स्मार्ट उन्होंने बनाकर रखना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक 2015 की बात करेंगे, चार्ली मिलर और क्रिस वलेसेक, इन्होंने एक जीप एसयूवी को हाईजैक किया था ऐसे ही, और एक तरह का हाईजैक क्यों किया था, एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि अगर आप इंटरनेट से अपनी गाड़ी को कनेक्ट करोगे तो आपकी गाड़ी में बहुत तरह के अटैक्स जो है वो हो सकते हैं। ओके, डिजिटली जो अटैक्स होते हैं वो हो सकते हैं, तो इससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में।
और इसके अलावा बात करें कि जुलाई में डिटेक्टिव्स मेड एन अरेस्ट इन ए होमिसाइड केस। तो एक होमिसाइड केस में कुछ डिटेक्टिव्स को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है। होमिसाइड केस मतलब कत्ल केस। तो कैसे कत्ल किया गया, यहाँ पर मिशिगन यूएस की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ कि जो वॉइस रिकॉर्ड कर दी गई पहले ही कार में, ओके, जिसने कत्ल करना था। तो एक शेवरले की गाड़ी थी सिल्वेराडो करके, तो उसको पूरा का पूरा हैंड फ्री कर दिया खुद से, यहाँ पर जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट थी वो बताकर गाड़ी को, और जिससे गाड़ी उसी कंट्रोल के हिसाब से चलना शुरू होगी, पूरी तरह से हैंड फ्री हो गई गाड़ी और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि सिस्टम में यहाँ पर पोटेंशियल है कि यहाँ पर जो क्राइम केस है उसको सॉल्व कर सके, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कंजर्व करके चलना है, अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना होगा, उस हिसाब से हमें सोल्यूशंस ढूंढने होंगे। इसके अलावा रिसर्चर्स ने 2019 में भी ये पता लगाया है कि जो स्मार्ट स्पीकर जो अच्छे से यहाँ पर बात करते हैं, जो मतलब कि अपने वॉइस असिस्टेंट अपनी कारों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमिलियर हो चुके हैं और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंटली जो है वो एक्टिवेट हो सकता है 19 टाइम ज़्यादा है, ओके, एक डे के हिसाब से। तो यहाँ पर एक और कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं विदाउट द यूज़र नॉलेज। कहने का मतलब कि यूज़र को पता ही नहीं होता और उसकी जो स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं गाड़ी में, ओके, और जो यूज़र होता है उसको पता नहीं चलता। तो इस चीज़ का अभी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। अपनी गाड़ी है तो संभाल भी खुद रखनी होगी, और वॉइस असिस्टेंट अगर रखनी है तो उसकी मैनेजिंग भी खुद ही करनी होगी, मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई और ही वॉइस रिकॉर्ड करके चला जाए और गाड़ी उसी के हिसाब से कमांड देती रहे और नुकसान कर दे। तो अभी समय है शीशे के सामने खड़े होने का। तो प्रॉम्प्टेड का मतलब है किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, फ्लेयर अप भड़कना, हाइविंग ऑफ का मतलब है शूटना, ओके। तो ये इनकी वर्ड्स की प्रैक्टिस करो जाकर। और अभी बात है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट समझने की। तो आज का टॉपिक है अल्पाइन कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ये अल्पाइन कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसीबी बोलते हैं। एक तरह की ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है जो कि किसी इंडियन कंपनी के द्वारा एक्सक्लूसिवली यहाँ पर इशू किया जाता है स्विस इन्वेस्टर्स को। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी इंडियन कंपनी किसी स्विस इन्वेस्टर्स को ही ये बॉन्ड इशू कर सकती है, और ये एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है। और अभी समय है नक्शे को पहचानने का। तो पहचानिए ये कौन सा यूटी है या स्टेट है, क्या कैपिटल है इसकी, कौन है गवर्नर इसके, तो इसके बारे में आंसर दीजिए। जो कल का आंसर था वो था केरला। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।